ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. चलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट एंड क्लास देखा था। छोटे से प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट किए हैं कि क्या होता है क्लास, कैसे हम लोग वर्क करते हैं, कैसे डिबग करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी थोड़ी देखी थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे करनी चाहिए हमें। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए होंगे। Let's start with few more feature of object-oriented programming, that is आज कवर करेंगे abstraction, encapsulation and inheritance, ये तीनों कवर करेंगे। ठीक है, सो abstraction and encapsulation ये दोनों always एक साथ ही यूज होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में। हमेशा abstraction और अगर होगा तो encapsulation होना ही होना। ठीक है, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो हम जितनी ज़रूरत होती है उतनी एक्सपोज करते हैं किसी और को, मतलब किसी को दिखाते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक मोबाइल आप बनाते हो। अगर कोई मोबाइल कंपनी है, इंटरनल देखो बहुत सारी चिप में अंदर बहुत एन नंबर ऑफ वर्क होते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर में यूज़र इंटरफेस क्या होता है? बटन्स होंगे, पावर ऑन ऑफ का बटन होगा, कुछ स्क्रीन से रिलेटेड वर्क होंगे। वही वर्क होंगे जो यूज़र को रिक्वायर्ड है। कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, कैसे सिग्नल पकड़ रहा है, या फिर कैसे मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, इंटरनल कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है, वो उसको यूज़र से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भी इंटरनल डिटेल्स हैं वो हाइड की गई है, जो यूज़र स्पेसिफिक रिक्वायर्ड नहीं है। सो एवरीवेयर, चाहे आप कहीं भी कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले लो, जैसे एक कंपनी कार बनाती है, कार के अंदर एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, बट यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड जितनी चीज़ें चाहिए, स्टीयरिंग कैसे घुमाना है, डोर्स होते हैं, एक्सेलरेटर, क्लच, ये सब होते हैं। आपस में ये कैसे इंजन को रन करता है, क्या करता है, वो इंटरनल डिटेल्स होती है। वहाँ वो सारी चीज़ हाइड होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन यही चीज़ होता है, जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसी चीज़ को एक्सपोज़ करो, बाकी चीज़ें हाइड करो। ठीक है, तो वन लाइन में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को कहने को कह सकते हैं। जनरली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये आंसर नहीं है इतना। ओनली एक्सपोज्ड व्हाट नेसेसरी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरत है कि जो ज़रूरत है उतनी ही चीज़ एक्सपोज करो, बाकी चीज़ हाइड करो। तो जो हाइडिंग हम करते हैं वही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। हाइडिंग द इंटरनल डिटेल एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। जितनी हमारी ज़रूरत है फंक्शनैलिटी की, उतनी फंक्शनैलिटी हम यूज़र को दिखाते हैं। तो अगर मैं लास्ट एग्जांपल्स को लूँ, तो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, एक हमने क्लास टेबलेटेड आउटपुट क्लाइंट प्रोग्राम बनाया था। बेसिकली बाकी हम प्रोग्राम्स का जार्स बना सकते हैं, जार्स बना के दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सारी डिटेल हाइड है। सम टोटल कैसे वर्क कर रहा है, गेट सम टोटल यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, इस प्राइम नंबर कैसे वर्क कर रहा है, इस पैलिंड्रोम कैसे वर्क कर रहा है, ये कंप्लीट हाइड है। तो यूज़र को उतना ही हम दिखा रहे हैं। ये क्लाइंट प्रोग्राम है, यानी यूज़र स्पेसिफिक प्रोग्राम है। यूज़र को भाई ये दिखना चाहिए क्या वो इनपुट करेगा, किस फॉर्मेट में होगा, और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होगा। इसी से यूज़र को मतलब है, उसे नहीं मतलब कि सम टोटल कैसे, आप कौन सी लॉजिक लगा रहे हो, इस प्राइम नंबर या पैलिंड्रोम कैलकुलेट करने के लिए क्या लॉजिक लगा रहे हो, क्या एपीआई लगा रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है,
तो या हर जगह एब्स्ट्रैक्शन का फॉर्म आया था। तो एब्स्ट्रैक्शन को जावा में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जनरली कहते हैं कि वी कैन यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ये दोनों तो होते ही है एब्स्ट्रैक्शन यूज करने के लिए, लेकिन हर लेवल पे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन ज़रूर करते हैं। जहाँ भी हम ये एक डिज़ाइन पैटर्न जैसा एक टर्म यूज़ होगा, डिज़ाइन पैटर्न आगे चल के प्रोजेक्ट के समय। तो डिज़ाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें, जिससे हमारी कोड जो है प्रॉपर वे में सेग्रीगेट हो और इजीली मेंटेन हो। मेन ऑब्जेक्टिव होता है इजीली मेंटेन हो, रीडेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी हो। ठीक है, अगर सारा का सारा कोड अगर मैं सारे प्रोग्राम को एक ही क्लास में लिख दूँ फंक्शन बेस्ड, तो ये जो 37 लाइन का कोड है ये मोर देन 100 लाइन में चला जाएगा। तो उस समय दिक्कत होगा। अगर अब मैं बोलता हूँ कि भाई एक डेवलपर को सिर्फ सम टोटल में ही प्रॉब्लम है, इसी को देखो, तो वो जाके इसी कोड को सिर्फ चेक करेगा, यहाँ पे मेन से एग्जीक्यूट करके लॉजिक देख लेगा। अगर किसी को बोलूंगा कि भाई इस प्राइम में प्रॉब्लम है, वो इस प्राइम को खोला, उसी को चेक किया, तो एक एरिया लिमिटेड हो गया सर्चिंग का। ठीक है, एक घर है, अब मैं बोलूँ एक चाबी को ढूंढना है, पूरे घर में ढूंढो, तो समय लगेगा, टाइम लगेगा। उसी को एरिया लिमिट कर दूं कि एक रूम तक ही ढूंढना है, इसी एरिया तक ढूंढना है, तो टाइम कंजम्पशन कम होगा। तो उसी तरह कोड में हम जितना अच्छे से उसको सेपरेट कर सकें एज पर फंक्शनैलिटी, एज पर यूजेबिलिटी, जैसे लॉजिकल कोड अलग किया यूआई से रिलेटेड, यूआई वर्ड यूज करता हूँ, यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस में मोस्टली क्या होगा, स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो रहा है वो, या यूजर क्या इनपुट दे रहा है वो, और इस रिजल्ट क्या वो गेट कर रहा है, यही यूजर इंटरफेस। अगर रेलवे रिजर्वेशन में भी आप चले जाओ काउंटर पे या आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे, आप सिंपल वर्क करते हो, तो जब टिकट बुक करते हो उस समय देखोगे आप यूजर इंटरफेस क्या होता है, हम फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन दिए, डेट चूज सेलेक्ट किए, आफ्टर दैट कुछ क्लास सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं ट्रेंड्स, अंदर वो जाके क्या लॉजिक परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है क्या है, किस डेट में है, वो क्या लॉजिकली कितना कैलकुलेशन करके लाया, उससे कोई मतलब नहीं। उतना सारा अगर कैलकुलेशन सोचो कि कोई मुझे इतना सारा कैलकुलेशन कोई वेबसाइट दिखाए कि कैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा होगा मेरे किस काम का। मुझे तो जितना रिक्वायरमेंट डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उतना ही चाहिए। तो प्रोग्रामिंग यही सोच के किया जाता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन सिंपली एक जनरलाइजेशन है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक को, कहीं ना कहीं जितनी लॉजिक होती है उसको हम लोग हाइड करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन का। जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस लेके बनाए, हम विदाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस भी बना सकते हैं जो अभी हमने बनाया। लेट्स सपोज, ये पहले कॉन्सेप्ट समझ में, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अब एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज वी वांट टू डिजाइन अ मोबाइल फोन। बेसिकली जब मोबाइल फ़ोन की हम बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन बेसिकली कंपनी जो बनाती है वो सैमसंग है, नोकिया है, वीवो है, एप्पल है, बहुत सारी कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं, अलग अलग वर्जन आते हैं। सब कैटेगरी एक रखा गया मोबाइल फ़ोन। तो लेट्स सपोज हमारे पास तीन डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स हैं और वो उनके अलग अलग फीचर हैं। तो जो नोकिया 1400 लेट सपोज कोई मोबाइल फ़ोन है, उसकी फीचर है कॉलिंग एंड एसएमएस, दो ही काम कर सकता है। 2700 थोड़ा इन्हांस हुआ तो वो एफएम रेडियो, MP3 कैमरा, तीन और फीचर दे दिया। ठीक है, ये फीचर्स है, डेटा नहीं है इसके, डेटा तो अलग चीज़ है, ये फीचर्स हैं यानी फंक्शंस। ब्लैकबेरी आया, उसने कैमरा के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिया, रीडिंग ईमेल्स ये भी दे दिया।
तो इसको अगर हमें प्रोग्रामेटिकली डिज़ाइन करना हो, कोई बोलता है डिज़ाइन करो क्लास, तो कैसे करेंगे? तो हमें लगा कि ओके, देख के लगता है कि 2 फीचर जो है कॉलिंग एंड एसएमएस, एटलीस्ट फंक्शनैलिटी सभी में है। हो सकता है ब्लैकबेरी का कॉलिंग और एसएमएस भेजने का तरीका कुछ और हो, यूज़र इंटरफ़ेस कुछ और हो, बट नाम तो है कॉलिंग और एसएमएस, 2 फीचर हैं। तो हमें लगा ठीक है भाई, 2 फीचर हैं लेकिन इनके फंक्शनैलिटी उसकी डेफ़िनिशन अलग होगी, मेथड्स तो एक ही है ना, काम एक कॉलिंग कर रहा है, एक एसएमएस कर रहा है। तो ऐसे केस में जब हमें लगा कि ठीक है, एज़ पर फ़ोन हम उसकी डेफ़िनिशन चेंज कर देंगे, लेकिन एक तरह से मॉडल हम बनाना चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का बेसिक मॉडल क्या होगा। तो हम बेसिक मॉडल की जब बात कर रहे हैं, यानी जनरलाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, एक जेनेरिक लेवल पे टॉप लेवल कैटेगरी बनाने की बात करते हैं। जब भी जनरलाइज़ेशन पे टॉप लेवल कैटेगरी की बात करते हैं कि हम टॉप लेवल मॉडल बनाना चाहते हैं, उसमें क्या-क्या डेटा होंगे, उसका क्या-क्या फीचर होगा, एक बेसिक फीचर, एक बेसिक मॉडल, जिसके ऊपर फिर रैपर आगे चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब एब्स्ट्रैक्शन का फीचर कंप्लीटली वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। वो रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या किसी का काम का होगा, तो वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो एक बेसिक बेसलाइन बनाया गया, ठीक है? एक प्रोटोटाइप, एक तरह से समझ सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या आगे चल के इंटरफ़ेस भी देखेंगे, तो बेसिक प्रोटोटाइप यानी जेनेरिक लेवल पे रूल बनाने के काम आता है कि हम ये बता रहे हैं कि एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा क्लास है जिसमें 2 फंक्शन ज़रूर होंगे, एक कॉलिंग और एक सेंड एसएमएस। फिलहाल आप लोग नेमिंग कन्वेंशन पे मत जाना, क्योंकि देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा कैपिटल स्मॉल का लोचा हो जाता है जब आप टाइप करते हो तो, ठीक है? तो उस पे मत जाना। जितनी इक्लिप्स में होगी उसमें कहीं भी ये नेमिंग कन्वेंशन वॉलेट नहीं होगा। तो ऐसे जगह जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक क्लास सिंपल जैसे आप बनाते हो, उस क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं। मैं पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफ़ेस के बीच का डिफ़रेंस पूरा नहीं बता रहा। वो आगे चल के कहीं किसी क्लास में कवर ज़रूर करेंगे, आएगा टॉपिक। अभी बेसिक लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन बता रहा हूँ, इसलिए मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करना पड़ रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक नॉर्मल क्लास, दोनों में डिफरेंस ये होता है, नॉर्मल क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, खुद से न्यू कीवर्ड यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन इक्वल टू न्यू मोबाइल फ़ोन करके बना सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम डेवलपर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर एक मोबाइल फ़ोन करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया तो हम मोबाइल फ़ोन इक्वल टू न्यू मोबाइल फ़ोन अब नहीं कर सकते। हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये मैंने कहा। लेकिन जेवीएम ऑब्जेक्ट बनाता है, वो कैसे बनाता है वो बाद में देखेंगे। इंटरनल कोई भी क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट बनना ही बनना है, बिना ऑब्जेक्ट बने तो काम हो नहीं सकता। बट एज ए डेवलपर हम अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है? तब देखो, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, ये दोनों तीनों आपस में रिलेट होके ही चलता है। तो जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, एक बेसलाइन फीचर बनाया, तो ऑब्वियस है जब हम नोकिया 1400 बना रहे हैं, 2700 बना रहे हैं, ब्लैकबेरी बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे इस फीचर को रीयूज करें। रीयूज मतलब हमें फिर से लिखना ना पड़े। बता दिया कि भाई नोकिया 1400, यहाँ रीयूज इनहेरिटेंस, जावा में हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं इनहेरिटेंस के लिए। यानी मोबाइल फ़ोन करके एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना है, उसकी फीचर को हम नोकिया 1400 में भी रखना चाहते हैं। तो हम फिर से नोकिया 1400 में नहीं बताएँगे नोकिया 1400 इज़ आल्सो हैविंग कॉलिंग एंड सेंड एसएमएस बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी इनसाइड मोबाइल फ़ोन। अब दूसरा जब क्लास बना रहे हैं नोकिया 2700, क्योंकि ये सब जो इन सभी को कॉन्क्रीट क्लासेस कहते हैं, जैसे ये नॉर्मल
एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो नॉर्मल हम लोग क्लास बनाते हैं, दीज आर कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है, या नॉर्मल क्लास भी आप कह सकते हो। तो जब 2700 बना रहे हैं तो मोबाइल फोन में एसएमएस एंड सेंडिंग है, प्लस 3 और एड ऑन्स हो गए, एफएम रेडियो, MP3, कैमरा। अब ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी में भी मोबाइल फ़ोन हमने एक्सटेंड किया और एफएम रेडियो, MP3, कैमरा, रिकॉर्डिंग ये रख लिया। हो सकता है कोई बोले सर ब्लैकबेरी में सीधे नोकिया 2700 को ही इनहेरिट कर लो, वो भी कर सकते हैं, एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकता है। तो इसके लिए ब्लैकबेरी के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसकी चीज़ें आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में तब हम ये 3 एफएम रेडियो, MP3, कैमरा नहीं डिफाइन किए, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मेनली बेनिफिट ये होता है कि हम उसको एब्स्ट्रैक्ट एक जेनरिक लेवल पे चीज़ें रखें और उसको फिर रीयूज कर पा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ़ोन कॉल हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, वी डू नॉट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। जब हम फ़ोन कॉल करते हैं किसी को, किसी को फ़ोन लगता है, कैसे इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, कितनी चीज़ें कनेक्टिविटी हो रही है, इंटरनल मोबाइल चेक करता होगा सिग्नल आ रहा है कि नहीं, जो रेसिपेंट का नंबर है वो सही है कि नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी बैठाता होगा, फिर दूसरे नेटवर्क से कनेक्टिविटी बैठाता होगा, कई सारे काम होते हैं। वो इंटरनल प्रोसेसिंग से हमें मतलब नहीं है। जनरल जब हम लोग कोई कैलकुलेटर ही ले लो एग्जांपल, अगर उसमें कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वहाँ भी इंटरनल आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में सुने होंगे, कुछ स्टैक क्यू का कॉन्सेप्ट होता है। तो एन नंबर ऑफ एल्गोरिथम यूज होते हैं अंदर प्रोसेसिंग के लिए, तो अंदर वो प्रोसेस कर रहा है। एटीएम मशीन का भी एग्जांपल ले सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वहाँ भी होता है, हम कार्ड लगाते हैं, पिन नंबर देते हैं और उसके बाद सर्विसेज यूज करते हैं, विड्रॉ करना है या पिन नंबर चेंज करना है या कुछ और चेंज करना है, तो वो सारे काम हम लोग यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, जब आप मान लो विड्रॉ कर रहे हो मनी, तो वैलिडेट अंदर जाके करता होगा क्या जो पैसा है और जो एटीएम में पैसा है वो सही से मैच कर रहा है कि नहीं, कोई ज़्यादा है कोई कम है तो उसके बेस पे मैसेज देगा। हो सकता है आपके अकाउंट बैलेंस में ही पैसा सफिशिएंट ना हो, वहाँ भी इशू आएगी। तो एन नंबर ऑफ लॉजिक्स लगती हैं। तो जो लॉजिक्स लगती है, अभी तक मैंने बताया जो हमें जितना ज़रूरत है उतना ही दिखाओ, बाकी चीज़ हाइड करो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जहाँ पे हाइड होता है, ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, जो बाहर वाले को नहीं पता चल रहा। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी चीज़ें हम दिखा रहे हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। और एनकैप्सुलेशन होता है जब एक क्लास हम बनाते हैं, एक क्लास में उसी क्लास से रिलेटेड चीज़ें, मतलब रिलेटेड डेटा एंड उसकी बिहेवियर एक ही क्लास में हम रखते हैं, दैट इज इनकैप्सुलेशन। तो जनरली जब हम लोग कोई भी क्लास बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हम ये बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन है, ये यूआई से रिलेटेड क्लास है, तो यहाँ इनकैप्सुलेशन भी है, क्योंकि इस क्लास से जितनी ज़रूरत है डेटा की या फंक्शनैलिटी की वो हमने इसमें रखा। सम टोटल में जाते हैं, जितनी ज़रूरत है यूआई एंड डेटा, सॉरी, डेटा एंड फंक्शन की उतनी इसमें रखा। तो हमेशा क्लास जब डिफाइन करते हैं तो इनकैप्सुलेशन ज़रूर फॉलो करते हैं, कि जिस एम्प्लॉय क्लास बना रहे हैं तो एम्प्लॉय क्लास का डिटेल जो फीचर है वो डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए या एचआर वाले में नहीं होना चाहिए या किसी और क्लास में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड एम्प्लॉय में ही हो, मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल वाले क्लास में हो, नोकिया 2700 से रिलेटेड 2700 वाले क्लास में ही डेटा एंड बिहेवियर रखेंगे। तो जनरली डेफिनेशन में हम लोग वन लाइनर डेफिनेशन अगर कहें, जो हम लोग हाइड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, वो होता है इनकैप्सुलेशन।
और जो डेफिनेशन वाइज ये भी कह सकते हैं कि we can club together data and behavior inside a class, inside a capsule. It's called encapsulation. यही encapsulation होता है। तो जैसे एक लोन क्लास बना रहे हैं, लोन क्लास में क्या लोन अमाउंट होगा, गेट लोन या सेट लोन या प्रोसेसिंग लोन, जितनी भी लोन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो हमें लगता है इस लोन अप्रूवल से रिलेटेड चीज़ें हैं या लोन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, वो हम इसी क्लास में रखेंगे। क्लियर है एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन? Yes, sir. ठीक है। प्रोग्रामेटिक एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले थोड़ा थ्योरी कर लो। नेक्स्ट आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या हमारा सॉल्व करता है, डिजाइन लेवल प्रॉब्लम। एब्स्ट्रैक्शन अगर फॉलो करते हैं तो कैसा यूआई इंटरफेस दिखाना है वो हम पहले डिजाइन करते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो एक्चुअल में लॉजिक प्रोसेसिंग वर्क करेगी वो इनकैप्सुलेटेड वे में कई क्लासेस में डिवाइड हो। एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर हाइडिंग अनवांटेड डेटा एंड गिविंग रिलेटेड डेटा, ठीक है। जो जरूरत नहीं है उसको हाइड करो और जितना जरूरत है उतना ही एक्सपोज करो। और यहाँ क्या है, हाइडिंग द कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब एक यूनिट यानी एक क्लास को कह रहा है, एक ही क्लास में उससे रिलेटेड डेटा एंड बिहेवियर दोनों हम उसको रैप करके रखते हैं। और जितना जरूरत होता है, जैसे देखो डेटा मेंबर को हम लोग प्राइवेट बनाते हैं, एक ही क्लास की बात कर लो। जब हम लोग देखे थे एम्प्लॉय क्लास में, तो एम्प्लॉय क्लास में अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये प्राइवेट मेंबर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्शन है। बाकी जितनी पब्लिक मेथड है, दीज आर एक्सपोजिंग टू द वर्ल्ड। कैसे गेट और सेट करना, वर्ल्ड मतलब कुछ भी हो सकता है, दूसरा पैकेज हो सकता है, दूसरा क्लास हो सकता है, यूजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस क्लास के बाहर, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन दोनों एक साथ जरूर आता है। तो जो हाइडिंग कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्शन हुआ, जितना जरूरत है उतना ही दिखा रहे हैं, ठीक है, वो भी एब्स्ट्रैक्शन पार्ट है। लेकिन जो लॉजिक होती है, डेटा एंड बिहेवियर दोनों को एक साथ क्लब करके रखते हैं, दैट इज एनकैप्सुलेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन लेट्स यू फोकस ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज, ठीक है। तुम्हारा मोबाइल फोन करते हो कैसे काम करता है वो नहीं, क्या वो काम करता है ये हम हमारा मेन फोकस होता है। उसी तरह एनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग द इंटरनल डिटेल। एब्स्ट्रैक्शन आउटर लेआउट हो गया, यूज टू टर्म फॉर डिजाइनिंग पर्पस। आउटलुक ऑफ मोबाइल, ये डिस्प्ले स्क्रीन, कीपैड, ये सारी एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म है। इनकैप्सुलेशन इनर लेआउट जो होती है, इनर इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट लाइक कीबोर्ड के कीपैड के बटन क्लिक करने पे क्या वर्क होगा या डिस्प्ले पे टच करने पे क्या कैसे वर्क होगा सर्किट सर्किट में, वो सारे इनकैप्सुलेशन। तो एक एग्जांपल भी यहाँ देखते हैं। लेट सपोज ये एग्जांपल बस आपको बताने के लिए, इसका कहीं भी आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये ध्यान देना। मान लो जीएसएम मोबाइल मुझे बनाना है, सीडीएमए और जीएसएम। पहले तो सीडीएमए भी आता था, आप लोग सुने होंगे, टाइप आता था ना, टू टाइप्स ऑफ मोबाइल सिम। हाँ सर, आप बताओ। तो जीएसएम और सीडीएम, अब तो जीएसएम आने लगा। तो दोनों मोबाइल का काम होता है, दोनों टाइप के सिम का काम होता है सेंड एसएमएस करना, ठीक है। अब मैसेज जब हम भेजते हैं तो देखो, अगर मान लो मुझे कोई बोलता है कि जीएसएम डॉट जावा आपको बनाना है, तो हमने सोचा अच्छा ओके, सेंड मैसेज करके एक मेथड होगा जिसमें एक मैसेज ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज हो सकती है। ऑब्जेक्ट नाम दे दिया, एक तरह से क्लास होगा।
तो उसमें क्या होगा, रेसिपेंट का एड्रेस होगा, मैसेज बॉडी टेक्स्ट होगा, ठीक है। और भी कई सारी चीजें रखना चाहे तो रख सकते हैं। प्लस मैं इस फंक्शन का कोई रिटर्न वैल्यू भी हम रख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने रखा मैसेज डिलीवरी स्टेटस, कि एक जीएसएम मोबाइल है, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एक तरह से एक फंक्शन डिफाइन किया कि भाई जीएसएम में इतनी ही जरूरत है इसी फंक्शन की कि वो सेंड करेगा एसएमएस। क्या चीज को लेके, कोई मैसेज ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मैसेज होगा, रिसिपेंट का एड्रेस होगा, सारी चीजें होंगी, और उसके बाद वो सेंड करके मैसेज रिटर्न बैक डिलीवरी स्टेटस करेगा। एक हाई लेवल पे जब हम सोचते हैं तो यही सोचेंगे, बहुत हाई लेवल पे, तो डिलीवरी स्टेटस मुझे मिलेगा। तो इससे जीएसएम डॉट जावा का इतना ही काम होगा। लेकिन अब ये सेंड मैसेज क्या क्या कौन कौन से एंटिटी से काम करेगा, कि पहले वो देखेगा डिवाइस एक्टिव है कि नहीं, रेसिपेंट का एड्रेस प्रेजेंट है कि नहीं, एन नंबर ऑफ, मुझे नहीं पता इंटरनल वर्किंग क्या होता है, तो एन नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी, उनका भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, उनके मेथड को कॉल करेगा, तो एन नंबर ऑफ प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। फिर वो क्लासेस किसी और पे डिपेंड होंगी। तो ओवरऑल जब हमने बात किया एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, आउटर वर्ल्ड को बस इतनी ही पता है एक डेवलपर को कि भाई जीएसएम डॉट जावा को यूज करके सेंड मैसेज कॉल करो, उसमें मैसेज ऑब्जेक्ट में डेटा भेजो, वो हमें मैसेज डिलीवरी स्टेटस भेजेगा, हम हमारा काम खत्म। लेकिन अंदर कैसे काम करेगा वो सारी लॉजिक कहीं और होगी, तो वो सारे क्लासेस हम यूज करेंगे, उनके मेथड्स बस कॉल कर लेंगे, वो कैसे यूज हो रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, कॉम एस आर सी जावा ओप्स में इस पैकेज के अंदर आपको मिलेगा। यूजिंग इंटरफेस लिखा हुआ है, लेकिन अभी इंटरफेस यूज करके नहीं बता रहा। ठीक है, यहाँ पे कॉम एस आर सी जावा ओप्स। तो जैसे मैंने बताया था, मोबाइल फोन हमने एक क्लास बनाया। अब इस क्लास में देखो, नॉर्मल हमने क्या किया, एक नॉर्मल क्लास तो होता है मोबाइल फोन, जिसमें मेथड एक है कॉलिंग और एक है सेंड मैसेज, ठीक है। ये दोनों बिहेवियर हमने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिंपल लिख दिया कि कॉलिंग मतलब यही हो गया, प्रिंट करे मैसेज, और सेंड मैसेज मतलब यही। ये तो नॉर्मल क्लास होता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते थे। तो मोबाइल फोन के नाम से तो कोई मोबाइल आती नहीं है, किसी ना किसी कंपनी के फॉर्म में। तो हमने क्या किया कि भाई जब हम एब्स्ट्रैक्ट पूरा फॉर्म बना रहे, कई कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे, तो हमने ये सोचा कि चलो इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रखते हैं। एक बेसलाइन प्रोटोटाइप होगा जिसको बाकी सारे मोबाइल फॉलो करेंगे। अब नोकिया 1400 के लिए जब हमने देखा कि अच्छा भाई, नोकिया 1400 में जो हमने बेसिक फीचर दिया था कॉलिंग और सेंड एसएमएस का, वही चीज है। तो हमने नोकिया 1400 में एक्सटेंड किया, बट कुछ अलग से डेफिनेशन नहीं दिया, बिकॉज नोकिया 1400 का हमें लगा कॉलिंग एंड सेंड एसएमएस सेम उसी तरह से है जैसे मोबाइल फोन। इसीलिए सिंपल एक क्लास बनाया, और नीचे की टॉपिक है, चल रही है आपकी इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट की चीजें चाइल्ड में आना। दिस इज द मोबाइल फोन इज पेरेंट, नोकिया 1400 इज चाइल्ड क्लास। तो इसकी जितनी पब्लिक से रिलेटेड चीजें हैं, ये दोनों फंक्शंस मेरे अब नोकिया 1400 में भी एक्सेसिबल हो। अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल कंट्रोल ओ किया। अच्छा, यहाँ पे इसी क्लास का दिख रहा है, ठीक है, इसी क्लास का दिख रहा है, वो कोड के समय दिखेगा। नेक्स्ट, नोकिया 2700 जब अगर बना रहे हैं, तो यहाँ भी हमें लगा कि भाई कॉलिंग और एसएमएस हमें मोबाइल फोन वाला ही चाहिए, बट 3 एड-ऑन्स फीचर इसमें रखा, एफएम रेडियो, एमपी3, कैमरा, 3 नया फीचर। तो पहले हमने क्या किया, मोबाइल फोन को एक्सटेंड किया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, रीयूजेबिलिटी। अब बोलोगे सर 4 लाइन का कोड फिर से लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था, वो तो लिख सकते हो,
लेकिन कल को अगर ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मान लो 100-150 लाइन का हो तो फिर से लिखना पड़ेगा ना। और उसके लिए कल को हमें एक जगह ही कुछ चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करनी है, तो अगर सारे क्लासेस में जाके लिखेंगे तो सब क्लासेस में जाके चेंज करना होगा। उससे क्या हुआ, कॉमन लॉजिक है, हमें लगता है कॉमन चीज़ें हैं तो हम एक जगह लिखे और एक जगह ही उसको चेंज करना हुआ, वो अपने आप चाइल्ड क्लासेस में रिफ्लेक्ट किया। अब ब्लैकबेरी इसका भी डिज़ाइन किया। अब जब डिज़ाइन कर रहे हैं, देखो इसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ चीज़ें आगे के टॉपिक की है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म आएगा एक टॉपिक, तो उससे रिलेटेड है। फिलहाल अभी इतना समझ सकते हो, जैसे जब हम ब्लैकबेरी बना रहे थे तो हमें लगा कि नोकिया जो बेसिक कॉलिंग फीचर है, बेसिक एसएमएस फीचर उतनी इस फ़ोन के लिए जो सफिशिएंट नहीं है, उसमें और एड ऑन्स चाहिए कुछ। तो अब एड ऑन्स चाहिए, लेकिन नाम तो फंक्शन का वही होना चाहिए कि कॉलिंग होगा और सेंड एसएमएस होगा। तो हम इस एक वर्ड पे मत उतना कंफ्यूज होना। फिलहाल ये पॉलीमॉर्फिज्म में बताऊंगा, बस ये समझ के चलो अभी कि पेरेंट की किसी भी चीज को चाइल्ड फिर से रीडिफाइन कर सकता है, मतलब फिर से बता सकता है कि उसको क्या करना है। तो मैंने फंक्शन वही रखा कॉलिंग, सिग्नेचर कभी नहीं चेंज किया, जो पेरेंट में है वही सिग्नेचर इसमें भी रखा, पब्लिक वॉइड कॉलिंग। ये रीडेफिनेशन हुआ कि पेरेंट की चीजें चाइल्ड वो रीडिफाइन कर रहा है, यहाँ पे रीडिफाइन नहीं हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट यूज हो रहा था। यहाँ हम रीडिफाइन कर रहे हैं, और रीडिफाइन करते समय भी हमें लगा कि जो बेसिक फीचर है वो चाहिए प्लस कुछ एड ऑन चाहिए। तो बेसिक फीचर फिर से यहाँ डिफाइन करने की जगह हमने बोला पेरेंट की कॉलिंग का जो भी फीचर है उसको यूज करो। तो उसको यूज करने के लिए, पेरेंट को यूज करने के लिए सुपर कीवर्ड लगाते हैं। जब भी पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल करना है चाइल्ड में, तो वी शुड यूज सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड ध्यान देना, ये फंक्शन नहीं है, सुपर कीवर्ड है। सुपर कीवर्ड से हम पेरेंट की जितनी भी फीचर या डेटा होती है अगर एक्सेसिबल है, क्योंकि वो तुम्हारा मॉडिफायर्स या एक्सेस स्पेसिफायर आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन सा डेटा मेंबर कहाँ तक एक्सेसिबल है। तो अगर एक्सेसिबल है, ये एक्सेसिबल है तभी यहाँ आ रहा है, नहीं तो एरर आ जाता। अगर ये जैसे मान लो हम यहाँ पे प्राइवेट इसको कर दें, ठीक, तुरंत इशू आ गया कि भाई सुपर करके कॉल ही नहीं कर सकते और रीडिफाइन कर ही नहीं सकते नया डेफिनेशन। रीजन, क्योंकि पेरेंट की जो ये कॉलिंग फीचर है इसी तक हमने, इसी क्लास तक रेस्ट्रिक्ट कर दी। तो 2700 में हमने रीडिफाइन नहीं किया, इसलिए कुछ एरर नहीं आया। 1400 में कोई एरर नहीं आया क्योंकि रीडिफाइन नहीं किया। यहाँ हम उसको फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रीडिफाइन वर्ड जो है जावा के टर्म में ओवरराइड कहलाता है। तो ये एनोटेशन किस लिए होता है वो छोड़ दो फिलहाल। और हम यहाँ कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉल करने की जैसा ही कोशिश की कि पेरेंट की फंक्शन को कॉल करो, ये तुरंत एरर दिया कि भाई एक्सेसिबल है नहीं। देखो, द मेथड कॉलिंग फ्रॉम टाइप मोबाइल फोन इज नॉट विजिबल, इस क्लास में विजिबल ही नहीं है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वहां पे, एब्स्ट्रैक्ट क्या, वो तो उसी के इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में वहां था कंप्लीट। तो हमने उसको एक्सेस दिया, तो यहाँ से मोबाइल फ़ोन की भी कॉलिंग का जो काम होना था वो हुआ, प्लस एड ऑन्स कुछ दिया, कोई एक और लाइन प्रिंट करा दिया। इन द सेम वे सेंड एसएमएस के लिए काम किया। अब ये सुपर डॉट सेंड एसएमएस फर्स्ट लाइन ऑफ कोड में भी यूज कर सकते हो और कहीं भी, कि भाई कुछ एड ऑन्स काम कर लो फिर उसके बाद पेरेंट वाली चीज ऊपर नीचे दोनों कर सकते हो। ये कीवर्ड है, इससे पेरेंट की कोई भी मेथड को या डेटा मेंबर, यानी डेटा को या फंक्शन को, दोनों को कॉल कर सकते हैं। प्लस कुछ इसमें हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक। तो ये हमने डिजाइन किया अपनी क्लासेस। अब
क्लाइंट प्रोग्राम, मतलब एकदम यूजर एंड की चीजें अब बना रहे हैं, जो एकदम जहाँ पे मेन होगा, मेन एक ही जगह होगा जहाँ से हम लोग अपना काम करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो हमने इतना सारा डिजाइन तो किया। अब देखो कहीं भी हमने मोबाइल फोन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। पहली चीज देखो, क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर हम इसको बनाने जाएंगे तुरंत जावा एरर देगा। मोबाइल फोन, और वेरिएबल नेम ना ए बी सी डी मत रखा करो प्लीज। वेरिएबल नेम को कोशिश करो क्लास का नाम कॉपी करो, पेस्ट करो, पहला लेटर स्मॉल करो, उसके बाद न्यू मोबाइल। जैसा ही किया देखो ऑब्जेक्ट बोल रहा कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप मोबाइल फोन। रीजन नहीं दिया क्यों, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसीलिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से हटा देंगे देन वी कैन क्रिएट नॉर्मल क्लास हो। तो कुछ चीजें जो हम जेनरिक जनरलाइजेशन के प्रोटोटाइप के पर्पज से बनाना चाहते हैं, देखते हो कंपनी भी कुछ मॉडल प्रोटोटाइप बनाती है। जैसे मान लो फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट वैसे अभी खरीदने का उम्र तो तुम लोग का नहीं है, लेकिन अगर कभी सुने होंगे कि कोई पेरेंट के साथ गया होगा फ्लैट खरीदना है, तो बिल्डर्स क्या है, एक प्रोटोटाइप दिखाता है कि देखो भाई ये आपका रूम का पूरा स्ट्रक्चर जैसा प्रोटोटाइप खड़ा कर देता है और बोलता है ये बेसिक अमेनिटीज ये सब इस तरह की होगी, प्रोटोटाइप होगा, लेकिन एक्चुअल नहीं है वो। ठीक है, वो प्रोटोटाइप है। तो उस प्रोटोटाइप को वो लोग फिर फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग जो है एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बना लिए जिसको हम लोग फिर से रीयूज करते हैं, कॉमन कोड बेस, जिसको हम फिर उस हायरार्की में कहीं भी यूज करें। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, सर एक्सटेंड कीवर्ड का क्या वर्क होता है? एक्सटेंड कीवर्ड इनहेरिट करता है, इनहेरिटेंस में यूज होता है। मोबाइल फोन की वो दोनों जो फंक्शनैलिटी थी उसको चाइल्ड तक लाता है। ये देखो, अब क्लाइंट से देखो, नोकिया 1400 में हमने कोई फंक्शन बनाया, बनाया है? हाँ हाँ, कोई फंक्शन नहीं बनाया। नहीं यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन क्लाइंट जो है कॉलिंग और सेंड एसएमएस को कॉल कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं, डिबग मोड में चलाता हूं, यहाँ देखो डिबग पॉइंट लगाया, मैं डिबग मोड में ही आपको चलाता हूँ। डिबग है जावा एप्लीकेशन। ये सारे देखो जितने ब्रेक पॉइंट्स है पहले मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये आपके सामने ही करता हूँ ताकि आपको पता चले अनयूज ब्रेक पॉइंट्स अब क्यों रखे। तो ये हमारा 1400 का ऑब्जेक्ट बना। कहाँ पे बना? यहाँ पे नोकिया 1400 का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, अब 1400 में कॉलिंग और एसएमएस है नहीं, F5 करेंगे मतलब कॉलर के पास जाओ नोकिया। अब यहाँ कहने को नोकिया 1400 का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है ये, लेकिन ये कॉलिंग और सेंड एसएमएस के लिए कहाँ जाएगा? यहाँ तो है नहीं। ठीक है, तो F5 करते ही ये कहाँ जाएगा? पेरेंट के पास, क्योंकि ये पेरेंट के पास तो है ना। तो देखिए तुरंत पेरेंट के पास गया और फिर रिटर्न बैक आया। सेंड एसएमएस भी किए, F5 किए। F5 मतलब कॉलर के पास जाओ, यानी उस मेथड के अंदर जाओ सीधा, जहाँ पे ये मेथड डिफाइंड है, जिसका ये मेथड यूज कर रहा है। तो ये किसका यूज कर रहा है? पेरेंट का। तो इसने F7 से रिटर्न बैक टू कॉलर है। तो यहाँ पे देखो क्या आया नोकिया 1400 में? वही चीज आया जो हमने बेसिक प्रोटोटाइप डिफाइन किया था, तो हमने यहाँ पे रीयूज किया। इसी वजह से क्लाइंट जब हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट एक्चुअल, तो यहाँ ना ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो हम लॉजिक्स बस डिफाइन कर रहे हैं इनकैप्सुलेटेड वे में।
ठीक है। और यहाँ अगर देखा जाए तो पूरा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है कि क्या एक्चुअल लॉजिक है, ये क्लाइंट को नहीं पता। टेस्ट मोबाइल फोन, यहाँ पे मेन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब 2700 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो F6 किए कॉलिंग में, ये कहाँ का कॉलिंग कॉल होगा अगर 2700 देखो तो 2700 का है यहाँ पे, नहीं है, तो किसका कॉलिंग कॉल होगा? मोबाइल फोन का। ठीक है, तो F5 करें मोबाइल फोन का, F7 से रिटर्न बैक। F7 तुरंत इसलिए कर रहे हैं कि जहां से कॉल आई थी वहीं पे चले जाओ। बार बार आपको ये दोनों वर्ड बता रहा हूँ, यहाँ से कीबोर्ड से हम लोग F5 F7 कर सकते हैं। फिर सेंड एसएमएस में F5, मोबाइल फोन का F7 ये। अब ये FM रेडियो के लिए कहाँ जाएगा? ये 2700 में है डिफाइन, तो कहाँ जाएगा? ये FM रेडियो में ही जाएगा 2700 में, जहाँ है डेफिनेशन वहाँ जाएगा। तो हमेशा देखो जावा में ये, या कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में, पहले वो अपने क्लास में देखता है वो मेथड डिफाइन है कि नहीं है, तो तब वो पैरेंट में देखता है। तो वो जेवीएम इतना फास्ट वर्क करता है कि वो देखा कॉलिंग और सेंड एसएमएस यहाँ नहीं था, तो फिर पैरेंट में गया, पैरेंट में गया देखा है, हाँ है, तो उसको कॉल किया। उसी तरह MP3 कॉल हुआ, कैमरा कॉल हुआ। यहाँ तक क्लियर है? और सर अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास में एक्सटेंड करें तो सुपर कीवर्ड से कॉल करते हैं। हाँ, जैसे हम एक्सटेंड करते हैं, हम चाहते हैं पेरेंट की डेफिनेशन खुद कॉल करना, खुद चाइल्ड से कॉल करना खुद से, तब हम लोग सुपर कीवर्ड लगाते हैं। हम चाहते हैं चाइल्ड, चाइल्ड को बोलते हैं तुम पेरेंट की फंक्शनैलिटी कॉल करो। यहाँ देखो टेस्ट मोबाइल फोन चाइल्ड नहीं है, ये क्लाइंट प्रोग्राम है, ये कोई एक्सटेंड नहीं कर रहा है, यहाँ हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ब्लैकबेरी जो है इज द चाइल्ड ऑफ मोबाइल फोन, and BlackBerry wants to call the calling and send SMS from their own method, तो वो सुपर कीवर्ड यूज करके ही कर सकता है। जैसे अब बता रहा हूँ, F6 ऑब्जेक्ट बनने दो, ऑब्जेक्ट बन गया, अब ये कॉलिंग करने जा रहा है, तो ये किसकी कॉलिंग कॉल होगी? ब्लैकबेरी की कॉल होगी या मोबाइल फोन की? पहला ये बताओ। ब्लैकबेरी में देखेगा। क्योंकि पहले ब्लैकबेरी में, तो ब्लैकबेरी में आएगा। तो चलो F5 करते हैं, आया ब्लैकबेरी। अब सुपर डॉट कॉलिंग का मतलब क्या हुआ? पेरेंट की कॉलिंग में जाओ, तो F5 करते ही ये कहाँ जाएगा? पेरेंट की कॉलिंग। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब F7 मतलब क्या होता है? रिटर्न बैक टू कॉलर। तो कहाँ से कॉल आई थी ये? ब्लैकबेरी से। ब्लैकबेरी से, एग्जैक्टली। तो ब्लैकबेरी पे आया, मतलब ये बेसिक कॉलिंग फीचर प्रिंट किया। अब एड ऑन्स, इसकी कॉलिंग में क्या है? एक तो ये था बेसिक कॉलिंग प्लस कुछ एड ऑन्स, तो F6 किए, तो देखो ये भी प्रिंट हुआ। अब रिटर्न टू कॉलर इसी लाइन से कॉल हुआ था, यहाँ पे आ गया। फिर सेंड एसएमएस एक बार और चलते हैं, तो ये किसका हुआ? F5 ब्लैकबेरी का। अगर यहाँ डिफाइन नहीं होता तो पैरेंट में जाता, सुपर कीवर्ड लगा है इसीलिए अब वो पैरेंट में जाएगा। देखो डिबग से इतने अच्छे से प्रोग्राम समझ सकते हो, डिबगिंग इसलिए बोलता हूँ बहुत जरूरी है। फिर F7 से रिटर्न बैक, F6 से बाहर, F7 से, तो ये कीज सब है। F6 मतलब लाइन बाय लाइन, जैसे लाइन बाय लाइन मुझे जाना, मेथड में नहीं जाना, तो F6 कर रहे हैं। मान लो पूरे प्रोग्राम से एग्जीक्यूट कर जाना फुल एंड तक, या जंप करना है डीबग पॉइंट, मैंने यहाँ था लाइन नंबर 21 23 पे रोकना चाहता हूँ, तो डीबग पॉइंट फिर लगाया और F8 यहाँ रुक गया। ठीक है, और फिर F8 डिबगिंग भी सीखे, एक बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, उसको इनहेरिट कैसे करते हैं,
सुपर कीवर्ड का मतलब क्या होता है? ओवरराइड आगे चल के बताऊंगी, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, अभी फिलहाल रीडेफिनीशन तुम लोग समझ लो, क्योंकि ये वर्ड तुम लोग पकड़ लोगे। ओवरराइड बोलूंगा कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो रीडेफिनीशन तो समझते हो ना, फिर से डिफाइन। ठीक है, फिर से ये उस मेथड को डिफाइन किया, पेरेंट की मेथड को रीडिफाइन करना। क्लियर है? यस सर, ओवरराइड भी मतलब वही हो गया कि जो अभी ऑलरेडी हमारा। हाँ हाँ, फिलहाल वही समझो, वही है ही। ठीक है, लेकिन उस इस एनोटेशन, ये सब का मतलब क्या है वो सब आगे चल के देखते हैं ना। ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनहेरिटेंस समझे ही, यहाँ पे इनहेरिटेंस कोड में हम लोग कैसे कर रहे हैं। एट ए टाइम एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, जावा में ये रेस्ट्रिक्शन है। एक क्लास एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि एट ए टाइम ओनली वन क्लास वी कैन इनहेरिट, वन क्लास की फीचर को ही इनहेरिट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते मोर देन वन फीचर बनाओ क्लास। तो जावा में जो इनहेरिटेंस अलाउ है वो डायग्रामेटिक आपको बता रहा हूँ। जैसे ए पेरेंट है, पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी बी में आएगी। इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ, पेरेंट की चीजें फीचर चाइल्ड में आना। देखते ही होगे, कहा जाता है ना, हम लोग को भी कहते हैं कि भाई इसमें जो है ये मम्मी के जैसा शक्ल थोड़ा मिलता है, ये पापा के जैसा मिलता है, इसका दादा के जैसा बिहेवियर, इसका उसका है, तो इनहेरिटेंस में आता है। किसी किसी को बीमारियां मिल जाती हैं इनहेरिटेंस में, कहते हैं ना विरासत में मिला है। और प्रॉपर्टी तो मिलता ही मिलता है। उसमें भी देखते होगे प्राइवेट चीजें होती हैं, पब्लिक। अब तुम ही लोग बताओ, चलो एग्जांपल में, इनहेरिटेंस जो हम लोग का होता है, क्या ऐसी प्राइवेट चीजें जो नहीं मिलती हैं हम लोग को एज ए चाइल्ड, और बाय डिफॉल्ट मिल जाती है सब ह्यूमन बीइंग को, हम लोग को, जो गवर्नमेंट का रूल है, क्या मिलती है और क्या नहीं मिलती? प्रॉपर्टीज वगैरह सर मिल जाती है। मतलब प्रॉपर्टी सब पब्लिक है। हाँ। ठीक है, और क्या नहीं मिलती? वो सब बीमारी वगैरह होती है ना, वो कभी भी नहीं हाँ, मिलती है। बहुत सारी बीमारियां नहीं मिलती, लक अच्छा रहे। ठीक है, वो प्राइवेटली ही होता है। बहुत सारी बीमारियां कुछ इनहेरिटेंस ट्री में आती हैं, शुगर बीपी ये सब तो कहा जाता है ना। हाँ, ये आती है। डॉक्टर ये सबसे सारी आती पहले है, पूछता है, डायबिटीज तो आती है। इनहेरिटेंस यही हुआ। तो अब कोड के टर्म में ये मत समझना, कोड के टर्म में ये अच्छा माना जाता है इनहेरिटेंस। और बहुत हम लोग के रियल टाइम में भी बीमारियां तो अच्छी नहीं मानी जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें तो अच्छी है ना। प्रॉपर्टी अगर ना मिले तो क्या होगा, तो प्रॉपर्टी चीज अच्छी है, तो उसी तरह कोड के टर्म में तो हमेशा ही अच्छा है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हर चीज नहीं आती जो एक्सेस उसमें रहता है, कि जो पब्लिक चीजें हैं, कुछ और एक आध स्पेसिफायर होंगे, वो सब आते हैं। प्राइवेट चीजें कभी नहीं आएंगी, प्राइवेट पार्ट उस क्लास का ही प्राइवेट होता है। तो जावा में सिंगल इनहेरिटेंस अलाउ है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ है, मोर देन वन पेरेंट नहीं हो सकता कभी भी, ये अलाउ नहीं है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि सेम नाम का मेथड, मान लो प्रिंट सेंड एसएमएस इसमें भी है, सेंड एसएमएस इसमें भी है। अब जब यहाँ डिफाइन कर रहा है रीडिफाइन, वहां प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब ये रीडिफाइन करेगा तो होता क्या, रीडिफाइन करते समय ये इसका रीडिफाइन कर रहा है या इसका रीडिफाइन कर रहा है, झगड़ा होता है। तब जेवीएम जेवीएम ये रन करते समय एम्बिग्युइटी इशू देता है कि हम किसका बेसिकली ये रीडिफाइन कर रहे हैं, किसका कॉल करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए अलाउ नहीं करता जेवीएम, ऐसे झगड़े को आगे अलाउ ही नहीं करता, कि जावा अलाउ नहीं करता इसको, कि आप मोर देन वन सॉरी मोर देन वन क्लास एक्सटेंड करो। मैंने वर्ड स्पेशली यूज किया है क्लास, आगे चल के इंटरफेस होगा वो अलग कॉन्सेप्ट है। क्लास को हम मोर देन वन इनहेरिट नहीं कर सकते, मल्टी लेवल कर सकते हैं। ए की चीजें बी में, बी की चीजें सी में,
एक ही चीजें जो पब्लिक होंगी वो डिफॉल्ट सी में भी आ जाएंगी बी के साथ। तो मल्टी लेवल अलाउड है क्योंकि यहाँ सबके सिंगल पेरेंट है, जहाँ सिंगल पेरेंट होगा वो अलाउड होगा। हिरार्किकल ये भी अलाउड होगा क्योंकि देखो हर के लिए सिंगल पेरेंट है तो अलाउड है। हाइब्रिड फिर नहीं होगा क्योंकि इस इन दोनों के लिए बी और सी के लिए तो सिंगल पेरेंट, बट डी के लिए फिर अगेन एम्बिग्यूटी का इशू। तो जावा क्यों नहीं सपोर्ट करता मल्टीपल इनहेरिटेंस? ये कॉन्सेप्ट यही है कि मान लो अगर जावा ये चीज अलाउ करता है, जो बेसिकली डायमंड प्रॉब्लम भी कहा जाता है, अगर अलाउ करता तो होता क्या कि बी की जो डेफिनेशन है, ए की मान लो अगर सेंड एसएमएस इसमें भी आई इसमें भी आई, अब डी जब यूज कर रहा है सेंड एसएमएस कॉल करेगा सुपर डॉट सेंड एसएमएस, तो जेवीएम किसका कॉल करने जाएगा, बी का या सी का? सुपर यूज करते तो जेवीएम तो कंफ्यूज होगा ना, क्योंकि दोनों के थ्रू आ रहा है सेंड एसएमएस, सेम मेथड सेम सिग्नेचर। तो इसी वजह से जो एम्बिग्युइटी एरर आ सकती थी, उसकी वजह से जावा ने इस चीज को रोक दिया। क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। अब आगे आज थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, अब थोड़ा प्रैक्टिकल में चलता हूँ कंप्लीट। तो अभी डिबग पर्सपेक्टिव में, जावा पर्सपेक्टिव में चलते हैं। एक साथ इतने सारे जो प्रोग्राम है सबको बंद करते हैं, क्लोज ऑल। ठीक, ये उस पैकेज का काम खत्म, बंद कर दिया। अब मैं एक दूसरा ये ओपन करता हूँ, लेकिन इसके लिए कंस्ट्रक्टर तो बताया ही नहीं है, छोड़ो उसको भी। ये बनाते हैं प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आप लोगों ने पढ़ा है? राइट ए प्रोग्राम फॉर अ मैच स्टिक गेम बीइंग प्लेड बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। यहाँ एंटिटी कितने हैं? अब सब अनम्यूट हो जाओ, अगर किसी का माइक में इशू नहीं है, होगा तो मैं बताऊंगा। ये पंखा किसका चल रहा है? फैन किसी का चल रहा है, आवाज आ रही है, क्योंकि फैन का आवाज से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, देखो बता रहा हूँ। अभिषेक, हाँ अभिषेक का चल रहा था। अभिषेक तुम अनम्यूट तो मत करना, या तो पंखा बंद करो तभी अनम्यूट करना। राहुल तुम्हारा ठीक है? हाँ अभिषेक, सर, मेरा ही चल रहा था पंखा। अच्छा सर राहुल ने कर दिया। अच्छा ठीक है, कोशिश करो अनम्यूट कर लो, अगर पंखा उनका नहीं चल रहा है तो बैकग्राउंड नॉइज नहीं आए। जी, कर दिया सर पंखा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर लो। अभिषेक साहू आप आ गए? अच्छा, तो फोन करते हैं तो उठाते भी नहीं हो। नहीं सर, वो नेटवर्क इशू आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं आप लोग को अपने सिस्टम पे ये थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टाइल में बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग देखो समझो। एक प्रोग्राम है और इंटरेस्टिंग है। हमारे पास मैच स्टिक है, माचिस की तिल्ली, और दो प्लेयर हैं यहाँ। एक कंप्यूटर खेलेगा, एक यूजर खेलेगा। तो हमारे पास एंटिटी क्या है? कंप्यूटर एंड यूजर। तो रूल क्या है इस गेम का कि 21 मैच स्टिक है एट ए टाइम, चाहे कंप्यूटर चाहे यूजर कोई भी खेले, या तो एक या दो या तीन या फिर चार, इन्हीं चार ऑप्शन में से मैच स्टिक एट ए टाइम उठा सकता है कोई भी, ना यूजर ना कंप्यूटर। 5 6 7 8 नहीं कर सकता, जीरो भी नहीं कर सकता, इन्हीं चार में से उठाना। आफ्टर द पर्सन पिकअप पिक्स कंप्यूटर डज इट्स पिकिंग, वो तो ऑब्वियस है।
अगर यूजर पिक करेगा, यहाँ यूजर होगा, यूजर पिक, कंप्यूटर पिक करेगा। Whoever is forced to pick up the last matchstick loses the game। ठीक है, जो लास्ट में मैच स्टिक उठाएगा वही लूज करेगा गेम को। तो ये गेम है, और इसमें कुछ गेम हमें ऐसा बनाना है कि कंप्यूटर हमेशा जीते। ठीक है, तो आप में से कोई लॉजिक बता सकता है? सर इसमें एक साथ जैसे कंडीशन 2 है ना, हम्म 1 2 3 और 4, तो 4 या तो 1 उठाए या 2 करे या 3 करे या 4 को, मतलब 4 की 4 सिलेक्ट कर ले ऐसा। हाँ, 4 तिल्ली है, 21 तिल्ली रख दिया, सिंपल भाषा में समझो हिंदी में, 21 माचिस की हाँ। तिल्ली है। मैंने बोल दिया एक, मैं कंप्यूटर हूँ, आप में यूजर है। ठीक है, तो या तो एक ही उठाओ, या 2 तिल्ली उठाओ, या 3 तिल्ली उठाओ, या 4 तिल्ली उठाओ एट ए टाइम। पहले कंप्यूटर पहले यूजर आप उठाए, फिर आपके बेस पे मैंने उठाया, फिर आप उठाए, फिर मैं उठाया, फिर आप उठाए, फिर मैं उठाया। जो सबसे लास्ट में जिसके पास बच जाएगा, जिसके चांस में एक तिल्ली उठाना, वो हारेगा। गेम समझ में आया? और इसमें अब कंप्यूटर हमेशा जीतना चाहिए, इस तरीके कंप्यूटर, से हाँ, बनाना है। चलो, मैं अभी देखो लॉजिक समझाने नहीं जा रहा, लॉजिक कैसे सोचो, क्या सोचो। मैं फिलहाल आंसर पे चलता, ताकि मेरा पर्पस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो खुद सोचो, कुछ भी हो, अगर एक उठाए, मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाऊं कि हर चांस में 5 मैच स्टिक आए सम। अगर यूजर एक उठाता है, कंप्यूटर को बोलो 4 उठाओ, 5 हो गया। यूजर 2 उठाता है, कंप्यूटर को बोलो 3 उठाओ। यूजर 3 उठाता है, कंप्यूटर को बोलो 2 उठाओ। यूजर 4 उठाता है, कंप्यूटर को बोलो 1 उठाओ। तो 5 का सम आ रहा है ना, तो 5 चौका 20, 4 चांस में 5 20 हो गया, लास्ट मैच स्टिक बच जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? 4 चांस खिलाया, लास्ट लास्ट मैच स्टिक बचती है, मतलब 20 तक हमें किसी तरह लाना था। तो लॉजिक ये हुआ। फिलहाल अब मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि इस वे में सोचो। तो मैं एक पैकेज बनाता हूँ, लेट सपोज गेम g2it.game। मैं कोड नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ। आप लोग देखो, समझो, खुद से ट्राई करो। बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी है। और अब हम क्या करें इसमें, देखो कैसे सोचेंगे। ये सोचने वाला है, हर कोई अलग अलग बना सकता है। तो उसी वे में सोचेंगे कि जो उठाने का काम है और कितना मैच स्टिक बच गया, ये यूजर इंटरफेस का काम है। इसमें दो बेसिकली यूजर हैं, दो एंटिटी है, एक कंप्यूटर है, एक यूजर है। ठीक है, तो हम दो एंटिटी बनाते हैं। चलो, दो क्लास बनाए, एक यूजर क्लास बनाए, और दोनों में मेन नहीं होगा, क्योंकि जहां से गेम चालू होगा वो गेम नाम का कोई क्लास होगा, और एक कंप्यूटर बनाए। ठीक है, और एक क्लास बनाते हैं टेस्ट गेम, टेस्ट मैच स्टिक गेम। ठीक है, जिसमें मेन होगा। इतना समझ में आ रहा है? क्यों, सोचने का तरीका आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक, भाई देख के लगा। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके इसको सिंपल थोड़ा बनाऊं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो मैच स्टिक भी है, लेकिन मैच स्टिक को कहाँ रखूं, मैच स्टिक को कहाँ रखूं, मैच, अच्छा मैच स्टिक ये उठाएगा बेसिकली, यूजर की बारी आएगी, वो उठाएगा पिकअप मैच स्टिक। कंप्यूटर की बारी आएगी, वो भी मैच स्टिक उठाएगा। ठीक है, और कितना मैच स्टिक बच गया, चलो एक और बना लेते हैं।
ठीक है, एक और क्लास बना लिया। अब इसमें देखो, हमें पता है कि टोटल काउंट क्या है मैचस्टिक की, तो प्राइवेट डेटा क्या है, यही है मेन एक डेटा, प्राइवेट इंट टोटल या नंबर ऑफ मैचस्टिक। ठीक है, इसका गेटर सेटर जनरेट करें, क्योंकि इस क्लास में क्या लगता है, इनिशियल इसमें मैचस्टिक सेट होना चाहिए 21, गेट होना चाहिए, और उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब भी होगा। करते हैं, सोच रहा हूँ, बस सोच सोच के ही इस तरह बनाना है। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक बनाया, इसका मैं गेटर सेटर जनरेट करता हूँ जो गेट करेगा और सेट करेगा मैचस्टिक। ठीक है, यही दो बस रखता हूँ, गेट और सेट से सब कुछ हो जाए। इतना अभी तक समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? तीन क्लास क्यों बनाया? ठीक है, अब मुझे लगता है जब ये गेम स्टार्ट हो तो मैच स्टिक कितना है वो सेट हो जाए। तो देखो, जनरली कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है इसके लिए, बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे ही कंस्ट्रक्टर बनाना बहुत बेनिफिशियल है, मैं आप लोग को कंस्ट्रक्टर बनाना बता देता हूँ। जब भी इस मैच स्टिक का ऑब्जेक्ट बने तो वो हमेशा 21 मैच स्टिक जरूर एलोकेट कर दे। तो क्लास का नाम जो भी है उस रिटर्न टाइप नहीं हो, कंस्ट्रक्टर में या फंक्शन में यही डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर का कोई, देखो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, क्योंकि कोई रिटर्न नहीं करता था, बस इनिशियलाइज करता है। किसको? अपने डेटा मेंबर को। तो मैंने डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया कि भाई जब भी इसका ऑब्जेक्ट बने तो 21 मैच स्टिक इसको एलोकेट हो जाए स्टार्टिंग में। तो ऑब्जेक्ट कितनी बार बनेगा? एक ही बार हम बनाएंगे अपने प्रोग्राम में, कि मेरा प्रोग्राम रन करे। मैंने क्या बोला, वेरिएबल नेम में एज इट इज रखो, स्मॉल में कर दो, न्यू, सॉरी, न्यू नेक्स्ट। इस वे में थोड़ा सोचने के लिए आप लोग को कह रहा हूं, ताकि आप लोग इस वे में सोचोगे तब आपको समझ में आएगा प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो आपके सामने मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि कैसे बनाया जाए, क्योंकि रटा तो होता नहीं है, बस डिजाइन करना है। अब टोटल मैच स्टिक ये हो गई, ठीक है, ये कंप्यूटर ने ये कर दिया। तो हम कहते हैं एस ओ पी सिस आउट, एक एक लाइन करके सोच रहे हैं। इनिशियल या फिर एक मैचस्टिक का बैलेंस करके बनाना, गेट मैचस्टिक या गेट मैचस्टिक काउंट करता है इसको, बैलेंस इनिशियल मैचस्टिक एमएस काउंट। तो हम क्या बोले कि ये मैचस्टिक जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इसका गेटर को कॉल कर लो, जो भी उसमें वैल्यू होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए कितना एलोकेट हुआ इस डेटा मेंबर को, 21। ठीक, गेटर जब कॉल करेंगे तो मिलेगा क्या उसको, यहाँ पे 21। अगर चला के देखना है तो देख सकते हो, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए, यूजर का ऑब्जेक्ट, कि भाई प्लेयर तो दो है, यूजर, यूजर इक्वल टू न्यू, दो क्लास अभी प्रोटोटाइप बना लिया जनरल, उसमें कुछ भी अभी नहीं किया। अरे इसका स्पेलिंग गलत हो गया, इसको स्पेलिंग गलत हो गया तो डिलीट उलीट मत करो, रीफैक्टर, राइट क्लिक करो, रीफैक्टर, रीनेम कंप्यूटर, फिनिश। ठीक, तो कंप्यूटर
कंप्यूटर इक्वल टू न्यू कंप्यूटर। और कोशिश करो ये जितने ऑब्जेक्ट क्रिएशन है अभी फिलहाल एक ही जगह रख देते हैं इनिशियल, क्योंकि हमें एक ही यूजर बनाना है, एक ही कंप्यूटर बनाना है और मैच स्टिक एक बार में ही एलोकेट करना है। तो इनिशियल ये सेटअप कर दिए, ठीक है। आगे और अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहते हो इसको, तो इसका डेटा मेंबर बना सकते हो कि भाई ये क्लाइंट प्रोग्राम का मेरा डेटा मेंबर है, ये सब ऐसे करके नल। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है, डेटा मेंबर बनाओ, क्योंकि टेस्ट मैच स्टिक के लिए अगर देखा जाए तो डेटा मेंबर क्या है, यही है, प्राइवेट नल। नल मतलब इसका मेमोरी एलोकेशन करेंगे लेकिन अभी नहीं कर रहा। कैसे करेंगे बता रहा हूँ। प्राइवेट डेटा मेंबर, ठीक। अब इसका मेमोरी एलोकेशन क्या करेंगे, इसी के कंस्ट्रक्टर में करेंगे अगर करना चाहते हो तो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, छोड़ो इतना तुम लोग अभी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा, एकदम सिंपल सिंपल चलता है, इसी के अंदर बनाता है, ठीक है। बाद में तुम लोग मॉडिफाई करना। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या किया जाए, यूजर को चांस। अब हमें तब तक कुछ काम करने हैं जब तक मैचस्टिक का काउंट ग्रेटर देन 1 है, कुछ ऐसी लॉजिक लिखनी होगी। वाइल लूप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, व्हाइल लूप यूज किए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैचस्टिक ग्रेटर देन 1। डॉट गेट नंबर ऑफ मैचस्टिक ग्रेटर देन 1, ठीक है। हाँ, ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 तक चलाएंगे ना, जब तक 1 या 1 से बड़ा है तब तक चले, क्योंकि 1 के लिए भी तो मुझे दिखाना है जो हारेगा, ठीक है। अब क्या किया जाए बताओ, तुम लोग भी बताओ। ये लूप भी चला दिया सबसे इनिशियल। अब सबसे पहले सर हम इनवैलिड वाली कंडीशन देख सकते हैं ना, कि अगर यूजर एक से ज्यादा मतलब एक से कम सिलेक्ट करता है या चार से ज्यादा सिलेक्ट करता है तो हम उसको ओके, इनवैलिड दे दें। सिलेक्शन तो यूजर को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट मैच स्टिक करें, ठीक है। स्कैनर यूज इनपुट के लिए ना। इनपुट लेंगे ना सर। हम्म हाँ, हम्म हम्म हम्म, हम्म। यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा तो उसको हम एज ए इनपुट ले सकते हैं स्कैनर की हेल्प से। और हम हाँ, चेक कर सकते हैं कि जो भी यूजर ने सिलेक्ट किया है, अगर वो एक से कम और चार से ज्यादा है तो इनवैलिड है। मैं वही सोच रहा हूँ यूजर से रिलेटेड जितने भी काम है यूजर में ही कर दूं, ठीक है। पब्लिक int सेलेक्ट मैच स्टिक या पिकअप मैच स्टिक, ठीक है। ये पिकअप करने का चांस आएगा। अब ये जो है यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज कर लो, स्कैनर क्या होता है स्पेलिंग में, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, कंट्रोल से टो किया, सिस्टम डॉट इन इक्लिप्स कितना हेल्प कर देता है, ठीक है। एस सी डॉट यहाँ से आउट, लेकिन बेसिकली सिस्टम से रिलेटेड जो इनपुट आउटपुट का वहाँ करना था, यहाँ पे सर ये तो यूजर का है ना। यूजर का है, लेकिन जितनी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होनी चाहिए ना वो क्लाइंट प्रोग्राम में होनी चाहिए, कभी भी यहाँ नहीं होनी चाहिए।
और को पिकअप मैच पिकअप किया यूजर डॉट। ठीक है, फिलहाल यही बनाते हैं यूजर से रिलेटेड, लेकिन होना नहीं चाहिए यहाँ पे। सिस आउट स्टिक 1/2/3/4। प्राइवेट इंट डेटा या सिंपल सिंपल रिटर्न कराता है, छोड़ो, इतने इंस्टेंस वेरिएबल की क्या जरूरत है जब मेरा इससे काम ही हो सकता है। एम्प्टी स्टिक इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न करा देते हैं स्टिक। अब यहाँ पे वैलिडेट हम नहीं कराने गए, अगर आप चाहते तो यहाँ पे सारी लॉजिक वैलिडेट स्टिक को कराते वाया अलग फंक्शन, एक फंक्शन के थ्रू कराते और यहीं पे मूव कराते। जनरली ये काम हम लोग इसमें मूव करेंगे। चलो अभी फिलहाल बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि 100% परफेक्ट हो। ये स्टिक हो गया, यहाँ से यूजर का जो भी है स्टिक डॉट सॉरी यूजर डॉट क्या होगा, पिकअप मैच स्टिक। ये तुम्हारा मान लो int स्टिक करके यहाँ पे हमने स्टिक में रखा, कितना स्टिक उसने पिक किया। ठीक है, अब इसके बेस पे कंप्यूटर चूज करेगा, लेकिन इस मैच स्टिक को हमें घटाना भी तो होगा इसमें से। टोटल में भी माइनस करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैच स्टिक डॉट सेट, सेटर का यूज किया, इसमें क्या पास करेंगे, मैच स्टिक में डॉट गेट, पहले जितना था उसमें से माइनस कर दो स्टिक को, ये जो यूजर की काउंट है। ये समझ में आ रहा है, ये लाइन सेट करो वैल्यू, क्या वैल्यू सेट करो, जो मैच स्टिक पहले से था 21 था, माइनस किया, अब उसने 4 चूज किया, वो 4 चूज करके सेट कर दिया, तो स्टिक मैच स्टिक के इसमें क्या डेटा चला गया, अब 17। क्लियर है ये लाइन से? देखो गेट और सेट का यूज, गेट की ये वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी 21 थी, माइनस हुआ जो 4 यूजर ने मान लो सेलेक्ट किया, और वो फिर से मैचस्टिक में सेट हो गया, ताकि हम इसी के बेस पे आगे काम करेंगे। अब कंप्यूटर का सिलेक्शन करते हैं, इसमें भी कुछ इस तरह बनाते हैं, पब्लिक आईएनटी। ठीक है, तो यहाँ स्विच केस लगा दो। स्विच केस आप लोग पढ़े हो कि नहीं? सिंपल इफ कंडीशन, कैसे पड़ेगा? आईएनटी स्टिक कर दो। ठीक है, और इसमें एक पैरामीटर आएगा जिसके बेस पे, क्योंकि मैंने क्या अभी लॉजिक बोला कि यूजर, हम लॉजिक के हिसाब से ही कोड लिखते हैं, यूजर 1 सेलेक्ट करेगा तो हम 4, यानी यूजर की इनपुट आनी चाहिए यूजर स्टिक काउंट, इस तरह कर लो, इसका वेरिएबल का नाम यूजर स्टिक काउंट, ताकि आपको समझ में आए। यूजर स्टिक काउंट पे स्विच लगाए, क्या लिखेंगे, केस
1 है, देन रिटर्न 4। ठीक है, रिटर्न ही सीधे करा रहा है। 2 है, 3 है, 4 है। मतलब यूजर स्टिक काउंट में 1 2 3 4 जो भी होगा 4 3 2 1 रिटर्न करेगा। कंप्यूटर को बस सेलेक्ट करना है, ये वैल्यू सेलेक्ट करके रिटर्न किया। और डिफॉल्ट, या तो डिफॉल्ट इसको कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा था मेथड एक वैल्यू रिटर्न करे। तो डिफॉल्ट अगर कुछ भी ना हो 1 2 3, यूजर का तो हम वैलिडेशन यहाँ पे मान लो कर लिए, यूजर में जाके यहाँ पे वैलिडेट कर लेंगे कि वो सही से करे। तो कंप्यूटर के पास तो हमेशा जब भी जाएगा मैच स्टिक के लिए वो सही वैल्यू ही आएगी 1 2 3 4 में, और उसी के बेस पर लॉजिक लगाए। तो 1 2 3 होगा, नहीं तो लास्ट में 4 होगा, तो इसलिए हमने ऐसा लॉजिक लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, sys out। अच्छा, यहीं पे यूजर ने जो सेलेक्ट किया था यही दिखा देता है sys out से, वो तो दिख ही रहा था, कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी दिखेगा। यहाँ पे कंप्यूटर डॉट कैपिटल लेटर पिकअप मैच स्टिक। ठीक है, यहाँ पे क्या भेजेंगे, यूजर इनपुट बेस्ट है, इसको कर देते हैं यूजर। ये यूजर इनपुट है, अरे यहाँ पे यूजर इनपुट आया, यहाँ पे यूजर इनपुट भेजे, और ये फॉर्म वैल, कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया वो स्टोर कर लेता है फॉर्म वैल। तो यही काम हम इसमें फिर करेंगे, यहाँ पे यूजर इनपुट कर देते हैं, यूजर इनपुट को हमने माइनस किया। ठीक है, तो मैच स्टिक का यूजर इनपुट का जब माइनस किए तो कंप्यूटर इनपुट का भी माइनस करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर की जो वैल्यू आई वो माइनस कर दिया। ठीक है, अब प्रिंट कराते हैं sys out। टोटल मैच स्टिक पहले प्रिंट कराया जाए तो वो तो पहले ही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हर बार मुझे चाहिए ये। तो हर बार चाहिए तो पहले ही प्रिंट कराना होगा इसको। sys out प्रिंट एलन नहीं कर रहा हूँ ताकि वो मैच स्टिक की काउंट पहले प्रिंट करे कितना था, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एलन में मैंने कुछ स्पेसिंग दिया, फिर यूजर इनपुट, ठीक है, प्लस फिर से कुछ ये दे, बनाने को अच्छा से बना सकते हो यूआई इंटरफेस के थ्रू। यूजर इनपुट हो गया, कॉम वैल हो गया, प्लस रिमेनिंग कितना बचा, ये दोनों का सिलेक्शन आया, प्लस रिमेनिंग हमारा मैच स्टिक। कैसे दिखाएंगे, मैच स्टिक डॉट गेट काउंट।
चलो चला के देखते हैं। 1 के लिए अभी लूज और विन के लिए कुछ नहीं बनाया, इतना चला के देखते हैं। इनिशियल इतना आ रहा है, यूजर ने 2 सेलेक्ट किया, तो कंप्यूटर ये यूजर का इनपुट है, कंप्यूटर ने 3 किया, 3 2 5। अच्छा यहाँ पहले इनिशियल वैल्यू नहीं आया, वो सॉरी इनिशियल वैल्यू क्यों नहीं आया, मैस्टिक ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अच्छा 21 ऊपर ही चला गया। ठीक है ठीक है ठीक है। इसको यूजर जब पिकअप कर ले उसके बाद मुझे बेसिकली शो करना है, लेकिन जब यूजर पिकअप कर लेगा, हाँ उसके बाद ही माइनस कर रहा है ना, क्योंकि इनिशियल पहले मुझे दिखाना है फिर उसके बाद ये। चलो जावा एप्लीकेशन 2 सेलेक्ट किए, तो 21 ओरिजिनल था, 2 सेलेक्ट ये किया, 3 इसने किया, 16 ये किया। फिर यूजर को आया चांस, उसने 4 किया, कितना कितना बच गया यार, 16 था, 4 1 11 हो गया, 1 किया 6 बज गया, 3 किया 1 बज गया, अब 1 हुआ, प्रोग्राम बाहर हो गया, बाहर नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, इनपुट दिए। अच्छा ये कुछ लॉजिक में प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं ये पूरा आप लोग को दूं, आप लोग करके नेक्स्ट क्लास तक बताओगे? हम्म? चलिए जो वाइल वाइल कंडीशन है वो उसमें जो अगर भी देखो, ग्रेटर मैं देन अब इक्वल टू 1। हाँ, ठीक है, मैं अभी डिबग नहीं कर रहा, इतना मैंने बनाया है। अब आप लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करो, क्योंकि इसको कंप्लीट करने की, ये अब तो कर सकते हो ना, सोच सकते हो कि नहीं? हम्म? जी सर। ठीक है, तो मैं आप लोग को देता हूँ, बस आप लोग क्या करना, पैकेज G2I2 गेम बना के और उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। मैं अभी कभी भेजता हूँ, गेम फोल्डर को ही भेजता हूँ।